हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में, जो कि कल 23 अगस्त को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने शेयर किया। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, हम डिस्कस करेंगे कि मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सरकार के पास जितनी भी असेट्स हैं, तो या तो सरकार उनको बेच सकती है, जिसको कि डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है, तो उसमें ओनरशिप भी चली जाती है, लेकिन सरकार को पैसा मिल जाता है। और मोनेटाइजेशन को आप ले सकते हैं एक लीज या रेंट की तरह, जिसमें कि ओनरशिप सरकार के पास रहती है, लेकिन वो ऑपरेट करने का और मेंटेनेंस करने का राइट प्राइवेट सेक्टर को देता है, और जिसके बदले में वो एक रेगुलर इनकम लेता है। तो ये एक हाई लेवल डिफरेंस है कि डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले पहले हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है क्या। तो ये एक प्लान है जिसमें कि सरकार 4 साल में, स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर, 6 लाख करोड़ रेस करेगी थ्रू मोनेटाइजेशन। तो इसमें वो क्या करेगी कि अपनी ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स का मतलब होता है कि जो असेट्स ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी हैं, उनके ऊपर कोई नया ऐसे स्टार्टिंग से उनको बिल्ड नहीं करना। तो दो टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक होता है कि ग्रीन फील्ड, जिसको कि शुरू से बिल्ड करना होता है, और ब्राउन फील्ड जो ऑलरेडी बिल्ड है और लेकिन वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो इसमें सरकार क्या करेगी, ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को ही लीज पर देगी, जिसमें कि कोई लैंड, कोई बिल्डिंग नहीं होगी। और इसमें सिर्फ अंडर यूटिलाइज्ड असेट्स को दिया जाएगा कि सरकार के पास कुछ ऐसे स्टेडियम हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है या अंडर यूटिलाइज्ड है, उनको प्राइवेट प्लेयर को दिया जाएगा, ताकि उससे रेगुलर इनकम कमाई जा सके। और इसमें ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी। ये एक मेजर डिफरेंस है डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन में। और इसमें जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर के साथ, उस पीरियड के बाद ये वापस ओनरशिप सरकार के पास आ जाएगी और मैनेजमेंट भी सरकार के पास आ जाएगी। तो ये एक्चुअल में सेल नहीं है। तो ये तो हो गया एनएमपी। और ये एक कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले भी रोड प्रोजेक्ट्स में और पावर प्रोजेक्ट्स में सरकार ऐसा करती रही है, लेकिन अब बस इसको एक ऑर्गेनाइज बास्केट की तरह और एक टारगेट सेट किया है और इसका एक फ्रेमवर्क बना दिया है। क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट हम 6 लाख करोड़ इसमें प्लान कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर को क्लैरिटी देने के लिए इसका एक रेगुलराइज करके फ्रेमवर्क बना दिया है। तो ये तो हो गया कि क्या है ये। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, कौन कौन सी असेट्स इंक्लूड होंगी। तो हमारे 66% या 2/3 प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो हमारे रोड से हैं, हाईवेज वगैरह हो गए, रेलवे से हैं और पावर से हैं। तो ये तीन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है जहां से 66% हम मोनेटाइज करने वाले हैं। और रिमेनिंग 34% या 1/3 आप बोल सकते हैं, ये आएगा टेलीकॉम सेक्टर से, माइनिंग सेक्टर से, एविएशन सेक्टर से, एयरपोर्ट से, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन, वेयर हाउसेज एंड स्टेडियम से। तो ये एक हाई लेवल है। यहाँ पे आप अगर डिटेल में जाना चाहें कि कितने किलोमीटर की रोड है, कितने किलोमीटर के कितने पावर प्लांट हैं और कितनी असेट्स हैं, तो ये डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में, इस पॉइंट में। लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसके थ्रू ओवरऑल 66% और 34% जैसे मैंने बताया। और अगर आपको ये देखना है कि अमाउंट कितना होगा, तो ये इस टेबल में आप देख सकते हैं कि रोड में 1,60,000 करोड़ गवर्नमेंट मोनेटाइज करेगी, रेलवे में 1,52,000, पावर में 45,000, पावर जनरेशन में 39,832, टेलीकॉम में 35,100। तो ये सारी लिस्ट है। ये नंबर मैं पूरे नहीं, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा, जस्ट आप देख सकते हैं इस स्लाइड पर। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट इसको फ्रेमवर्क किया है, फ्रेमवर्क डेवलप किया है।
इससे पहले भी रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि रोड्स प्रोजेक्ट के लिए ये ऑलरेडी मोनेटाइज कर रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ये ऑलरेडी असेट मोनेटाइज कर रहा है, और इसमें ऑलरेडी हम कुछ कुछ असेट्स मोनेटाइज कर चुके हैं। तो ये तो हो गया कि क्या हम इसमें करने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला है कि क्यों कर रहे हैं भैया, ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इससे एक तो पहला रीजन है कि हम इससे 6 लाख करोड़ सरकार कैश जनरेट करेगी, उनके पास पैसा आएगा। और दूसरा रीजन ये है कि इससे हमारी जो असेट्स हैं जो कि अनयूटिलाइज्ड हैं, या पूरी तरह से सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, या एट सम पॉइंट कोई स्टेडियम बनाया था किसी टूर्नामेंट के लिए, किसी कॉमनवेल्थ गेम के लिए, और अब वो मोस्टली खाली पड़े रहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर जाएंगे, उसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंजेस करेंगे, और उसको आगे उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और सरकार को भी उसका शेयर देंगे। तो इसमें इससे क्या होगा कि असेट्स बेटर यूटिलाइज होंगी, बेटर ऑपरेट होंगी, मेंटेन होंगी। और जो 6 लाख करोड़ सरकार इकट्ठा करेगी, वो सरकार दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, या जहां पे वो नई चीजें बिल्ड करना चाहती है, वहां पर वो पैसा लगाएगी। और जो सरकार का जैसे फिस्कल डेफिसिट होता है कि सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो उसके बाद जो बोरोइंग करनी होती है, उस बोरोइंग को वो अवॉइड कर सकती है, क्योंकि अगर वो सरकार बॉन्ड इशू करके बोरोइंग करती है, तो उसका फ्यूचर में इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिससे कि फिस्कल पे हमेशा प्रेशर रहता है, और उससे टैक्स बढ़ने का या गवर्नमेंट के बैंकरप्ट होने का रिस्क हमेशा रहता है। और इसके बाद ऐसा करने से ओवरऑल क्या होगा कि प्राइवेट प्लेयर आएंगे, उनको सरकार को पैसा देना होगा, तो वो क्रेडिट लेंगे बैंक से, बैंक क्रेडिट देंगे, तो फिर एम्प्लॉयमेंट आएगा, ओवरऑल इकोनॉमी रिकवर करेगी अगर बैंक्स के क्रेडिट बढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल विजन है सरकार का कि ऐसा क्यों कर रही है, और ये कोई मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आए हैं इंडिया में, ये बाहर बहुत सारे कंट्री में ये रेगुलरली होता है, और इंडिया में भी ऑलरेडी हो रहा था, बट नॉट एट दिस स्केल। और मैं क्विकली डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर सरकार को अगर 100 रुपए साल में मिलते हैं, मतलब जो उनकी टोटल रिसीट्स होती हैं, तो उसमें से अपने खर्चों को, पूरे साल के खर्चों को, जिसमें कि डिफेंस का हो गया, वेलफेयर का हो गया, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हो गई, उन सबको मीट करने के लिए, तो उसमें से जीएसटी के थ्रू 15 रुपए आते हैं, इनकम टैक्स के थ्रू 14 रुपीज आते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू 13, यूनियन एक्साइज ड्यूटी के थ्रू 8 रुपीज, कस्टम के थ्रू 3 रुपीज, नॉन टैक्स रेवेन्यू उनका 6 रुपीज है, और 36 रुपीज की वो बोरोइंग्स करते हैं, क्योंकि वो इन ये टैक्सेस कम है और हमारे खर्चे ज्यादा हैं, तो वो बोरोइंग करनी पड़ती हैं, और जिसके ऊपर की फ्यूचर में इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो इसके अलावा 5 रुपए जो हमने इस साल के बजट में प्लान किए थे, वो किए थे असेट मोनेटाइजेशन से, जो कि जिसका की फ्रेमवर्क हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, तो बोरोइंग हो सकता है कि 41 हो जाए, या फिर हमारे को दूसरा रास्ता है कि इन इनकम को बढ़ाया जाए, और ये कैसे बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ा के। तो अगर ये नहीं करेंगे, या तो बोरोइंग्स बढ़ेंगी जो कि फ्यूचर में फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएंगी, या टैक्सेस बढ़ेंगे जो कि आम इंसान को प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, तो असेट्स जो अंडर यूटिलाइज्ड है, जैसा कि सरकार बोल रही है कि सिर्फ अंडर यूटिलाइज्ड असेट्स को ही इसमें कवर करेगी, तो वो बेटर यूज होंगी, लोग अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन। और एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि प्राइवेट प्लेयर क्यों इंटरेस्टेड होंगे इसमें, क्योंकि उनको शुरू से बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक चीज बिल्ड है, और उसको बस उसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, और उससे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो ह्यूज इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो इंटरेस्टेड होंगे इसमें। अब व्हेन ये चीज कहाँ से शुरू हुई, तो ये इसको इनिशियली अनाउंस किया गया था हमारे एनुअल बजट जो इस साल का आया था फरवरी में, और उसके बाद कल जैसे मैंने बताया 23 अगस्त को इसका फ्रेमवर्क प्लान अनाउंस किया गया है। और अब आगे 2022 से 25 फाइनेंशियल ईयर, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसको बोलेंगे 2022 का फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये एंड होगा 31 मार्च 2022 को। और इससे लेकर 2025 के फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 4 साल में
ये 6 लाख करोड़ सरकार इससे जनरेट करेगी, जिसमें कि 15% टारगेट फर्स्ट ईयर का है, 88,000 करोड़ करंट ईयर का है, जिसमें से कि ऑलरेडी रोड और पावर में कुछ हो चुका है। और इसमें कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली, निर्मला सीतारमन जी ने शेयर किया प्लान, वो इन्वॉल्व थी। प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर इंक्लूडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। उनके साथ एक डिस्कशन हुई, काफी सारी मीटिंग्स हुई, जिसमें कि बोथ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक प्लेयर इन्वॉल्व थे, इन्वेस्टर इन्वॉल्व थे, और स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। तो उन सब के साथ इन्होंने बात करके फाइनली इस फ्रेमवर्क को फाइनल किया है। और ग्लोबल इन्वेस्टर इनिशियली बड़े कीन दिख रहे हैं, बड़े इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि काफी ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क है, जिससे कि उनको प्रॉपर बिडिंग के थ्रू मौका मिलेगा इसमें compete करने का। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की भी जो असेट्स हैं उनको अगर वो मोनेटाइज करते हैं, तो सरकार ने एक 5,000 करोड़ का इंसेंटिव भी बजट में प्लान किया हुआ है। तो वो उनको 33% का इंसेंटिव भी देंगे। तो मतलब एक स्टेट अपनी कोई जो ओन्ड असेट को डीमोनेटाइज करता है, तो जितना वो उससे पैसा प्राप्त करेगा, उसका 33% सरकार उनको देगी एज एन इंसेंटिव। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर अब ये देखो जी, अब लगता है तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है कि भाई ये ऐसा है तो पहले क्यों नहीं किया, और अगर ये इतना ही गेम चेंजिंग टाइप लग रहा है और इससे सरकार को इतना पैसा आ सकता है, तो ये इतना जितना बात करने में आसान लग रहा है, उतना एग्जीक्यूशन इसका इतना इजी नहीं है। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं इस प्रोग्राम में, तो चैलेंजेस हम क्विकली डिस्कस करेंगे। एक तो है कि जो प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे अंडर यूटिलाइज प्रोजेक्ट है, उससे रेवेन्यू कैसे कमाया जाए, ये एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये पता लगाना कि वो कैसे हर असेट से जो कि हम मोनेटाइज करने का सोच रहे हैं, उसमें इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्टेड होंगे, क्या रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज होंगी। और उसके बाद अगर सरकार और उसमें प्राइवेट प्लेयर में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसका रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होगा। और इसके बाद अगर प्राइवेट प्लेयर कोई चीज मेंटेन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो वो जैसे पावर सेक्टर असेट्स हो गई, तो उसके टैरिफ कैसे रेगुलेट होंगे। पता लगे कि प्राइवेट प्लेयर ने ले तो लिया, लेकिन उसने इतने टैरिफ लगा दिए कि आम जनता को लेने के देने पड़ रहे हैं, तो वो भी उसको रेगुलेट कैसे करना है। और इसके अलावा जैसे हाईवे है, तो 4 लेन्स एंड प्लस हाईवे को तो वो 4 लेन्स एंड प्लस हाईवे को तो वो इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टर, लेकिन उससे छोटे हाईवेज में वो इंटरेस्टेड नहीं है। और इसके अलावा जो हमारा लैक ऑफ इंडिपेंडेंट सेक्टोरल रेगुलेटर है, कि जैसे ये रेगुलेटर स्पेसिफिक इन प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है कि पावर के लिए हमारे पास रेगुलेटर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेगुलेटर हो, तो ये सारे रेगुलेटर नहीं है, तो ये भी एक काइंड ऑफ ए लाइक ऑब्स्टिकल है। तो इन सब चैलेंजेस को सरकार को अभी डील करना पड़ेगा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए। और इसके बाद जब ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन या जब इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसकी प्रोग्रेस कैसे होगा, तो उसके लिए सरकार ने कहा है कि गवर्नमेंट इसको क्लोजली मॉनिटर करेगी और ईयरली टारगेट को देखेगी कि कैसा हम कर रहे हैं और क्या चेंजेस करने की जरूरत है, ताकि हम अपने टारगेट मिस ना करें। मंथली रिव्यू होगा विद एम्पावर्ड कमिटी चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ऐसा नहीं है कि भाई टारगेट बना दिया और 2 साल बाद पता चला कि हम दूर हैं, तो इसको मंथली रिव्यू किया जाएगा। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर होंगे, प्राइवेट प्लेयर या ग्लोबल इन्वेस्टर होंगे, उनको मेक श्योर किया जाएगा कि जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेंटेन करें। पता लगे कि उन्होंने एक हाईवे ले लिया और उसके ऊपर टोल बना दिया, लेकिन वहां पे इतना जैम हो रहा है या वहां पे प्रोसेसेस ढंग से काम नहीं कर रही, तो वो मेक श्योर किया जाएगा कि उनके कुछ बेसिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाए और वो बेसिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेंटेन करें। तो ये एक वीडियो था जिसमें कि मैंने कोशिश की है कि आपको डिफरेंट इसके एंगल से व्हाट वाई वेयर हाउ करके मैं पूरा समझाऊं कि इसमें क्या हो रहा है। होप होप आपको ये समझ आया होगा। तो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।